सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईयर 2019 में फिजिक्स के ऑल क्वेश्चन जो आए हुए थे एमसीक्यू। टोटल 15 एमसीक्यू है और हर सारे एमसीक्यू को हम हिंदी और इंग्लिश में भी डिटेल सॉल्यूशन से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बताते हैं सबका करेक्ट आंसर क्या था और आपको ऐसे क्वेश्चन इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकूलम। है ना, दो आपके पास चार्ज है, कैसे चार्ज है, एक +3 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। रिपेल इच अदर, रिपेल क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम टाइप का चार्ज है, प्लस प्लस, इसलिए विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो 10 न्यूटन है। कह रहा है इफ इच इज गिवन, अगर अब दोनों चार्ज को हम -6 माइक्रोकूलम चार्ज दे दें तो बताओ अब इनके बीच नया फोर्स कितना होगा। ठीक है, कह रहा है दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम और प्लस माइक्रोकूलम एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो बताओ अगर प्रत्येक पर -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला नया बल क्या होगा। चलो, जिनको आता है जल्दी से कमेंट में सॉल्यूशन लिख कर, वीडियो को पॉज करके और अपना सॉल्यूशन लिख के कमेंट में लिखो और चेक करो कि आपका आंसर सही आया है नहीं। बाकी इनको नहीं आता उसको मैं बताता हूँ करना क्या है। देखो, हमसे कहा है दो चार्ज है, लेकिन दो चार्ज के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये भी नहीं पता है ना। तो मान लो पहला चार्ज हो गया हमारे पास Q1 और इस Q1 की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, दूसरा चार्ज मान लो हो गया मेरे पास Q2, इस पर चार्ज हो गया +4 माइक्रोकूलम। लेट सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R²। तो K Q की वैल्यू हो जाएगी, माइक्रोकूलम को लिखते हो 10⁻⁻6 और 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R²। ठीक है, यहाँ पर देखो फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू गिनी थी वो 10 न्यूटन है। दिस इंप्लाइज बोल सकते हैं यहाँ की 10 इक्वल टू K/R² और ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6। यानी दिस इंप्लाइज यहाँ से K/R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K/R² की वैल्यू हो जाएगी 10/12 इंटू 10⁻⁻6। ये आ गया पहला बात। अब हम कहता है कि अब बताओ अब इनके बीच जो नया चार्ज है वो मान लो Q1 डैश हो गया, कब, जब हमने +3 माइक्रोकूलम में कितना चार्ज दिया है इसको, -6, तो ये कितना बन जाएगा, -3 माइक्रोकूलम। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा चार्ज है वो हमारे पास Q2 डैश हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पहले इस पर +4 माइक्रोकूलम चार्ज था, अब इसमें क्या दे दिया हमने, -6 माइक्रोकूलम, तो अब इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम। अब इनके बीच जो नया फोर्स हो रहा है वो मान लो अगर F डैश हो गया तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फिर से Q1 डैश, Q1 डैश के लिए कितनी हो जाएगी, 3 माइक्रोकूलम, है ना, हम सिर्फ लिख रहे हैं ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस अभी भी सेम है उतना ही रहेगा तो R² हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कि जो K/R² की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ भी K/R² आ गया, इसकी वैल्यू जस्ट पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻12, है ना। थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर करेक्शन कर लेना कि ये जो ऐड होकर टोटल पावर कितना हो जाएगा, -6 हो गया था ये -12, है ना, तो इसे -12 थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अच्छे से। एग्जाम में भी आपको चीज ध्यान देना है कि एग्जाम में आपका ये चीज गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा 10⁻⁻12। अब देखते हैं क्या कौन सा टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया और जब 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 कितना आ गया, एफ डैश की वैल्यू कितनी हो गई, एफ डैश की वैल्यू हो गई 5 न्यूटन। अच्छा, ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो देखो ये माइक्रो नेट चार्ज कितना हो गया Q1 डैश पर, -3 माइक्रोकूलम, Q2 डैश कितना हो गया नेट चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम। दोनों का चार्ज है सेम चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है हमेशा, रिपल्सन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये फोर्स कैसा है, तो ये फोर्स अभी भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब अभी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 5। जिनका इनका करेक्ट है वो कमेंट में जरूर लिखेगा कि हाँ सर मेरा क्वेश्चन 1 का आंसर करेक्ट आया है, +5 न्यूटन। ठीक है, आते सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ना अच्छे से, लिख रहा है 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ L and 12 have radii R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance is, यानी लंबाई L और 12 तांबे के दो तारों की त्रिज्याएं क्रमशः R और 2R है, तो बताओ उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात कितना होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध याद रखना वर्ड यहाँ पर जो लिखा है ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको विरोध करते हैं किससे,
रो से। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, याद रखना। एक डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल किस चीज से बना है उस पर, मतलब वो कॉपर का बना है ना, या वो आयरन का बना है। अगर सेम मटेरियल रहेगा तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, ठीक। और दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, है ना, टेम्परेचर बढ़ने पर ये वैल्यू भी बढ़ जाती है ना। बस इन्हीं दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, बाकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया किसी पे डिपेंड नहीं करता है। कौन सी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को एक और वर्ड बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो या तो आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो, और नहीं तो आप क्या बोल सकते हो उसको, आप इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रहेगा, ये बस दो कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करेगा? नहीं। आर पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे? नहीं नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करा? नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब देखो यहाँ पर जो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब ये किस चीज से बना था, तो क्या दोनों कॉपर वायर है, यानी मटेरियल क्या हो गया? सेम, तांबा हो गया। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कितना होगा? सेम होगा। तो दोनों के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा? ये दोनों सेम है ना। ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, कितना आ गया रेशियो? 1:1, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वर्ड को जरूर पढ़ के जाना, वहां क्या लिखा है, रेजिस्टेंस लिखा है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। बात समझ आ गई? आते क्वेश्चन पर हम थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड को एक बार पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन थर्ड करा है, ए वायर, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, है ना। ये मैंने 2020 में भी सेम क्वेश्चन आया था, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर नंबर गिवन था, यहाँ पर वो हमें सिंबल में गिवन है। कह रहा है एक यूनिफॉर्म है वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल आ रहा है टोटल लेंथ, उसको n इक्वल पार्ट में हमने कट कर दिया है। नाउ दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इनको लगा दिया पैरेलल में, तो बताओ अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, है ना। यानी प्रतिरोध तार वाले एक समरूप तार को n बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो बताओ संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कितना है। देखो क्या करना है, जिनको नहीं आता है अपना ट्राई करो, बाकी मैं बताता हूँ, बाकी मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, याद रखना वैसा। कह रहा है कि देखो एक मेरे पास वायर है ना, इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? आर है, टोटल रेजिस्टेंस है, याद रखना। अब इसको अगर हमने n इक्वल पार्ट में कट कर दिया, 1 2 3 ऐसे कर, कितने पार्ट में? n पार्ट में, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/n, है ना। ये भी R/n, ये भी R/n, ये भी R/n, ठीक है। इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/n। अब क्या कर रहा है इसके बाद, कह रहा है अब सारे रेजिस्टेंस को कैसे लगा दो? पैरेलल में, ठीक है। क्या लगा दिया सबको हमने? पैरेलल में। तो पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा R/n, दूसरा जो कट किया था वो भी कितना हो गया? R/n, थर्ड भी कितना हो गया? R/n, ऐसा कितना कितना n टाइम्स, ठीक है। तो अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल में अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो उनका फॉर्मूला होता है पहला कि किसी एक का रेजिस्टेंस लिख लो, ये R/n सब में कॉमन है, तो इसको लिख लो, डिवाइड बाई कितना रेजिस्टेंस लगाया है हमने? n रेजिस्टेंस लगाया है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका? तो हो जाता है R/n डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने पार्ट में हमने कट किया था। तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा R/n², ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? R/n²। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। याद रखना ट्रिक है ये, है ना, जब भी लगाते हो तो n क्या होगा? नंबर ऑफ कट। लास्ट ईयर 220 में क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस n की वैल्यू उसने दे दी थी 4, है ना, और r की वैल्यू शायद उन्होंने 16 देकर रखा था, r को कैपिटल R को 16 कर दिया था और n को उन्होंने 4 कर दिया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन आया था 2020 में भी, ये 90 का पेपर है। तो ऐसे क्वेश्चन फिर आने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत अच्छा मतलब कंसेप्ट लगा हुआ है, इसलिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लिख रहा है ए प्रोटॉन इंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, है ना। एक प्रोटॉन है, कौन जा रहा है? प्रोटॉन जा रहा है। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 5 टेस्ला है, और कह रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, यानी उसका वेग कितना, उसका वेग हमें गिवन है 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल, है ना। उस पर कैसे वो कैसे प्रवेश करता है? वो लंबवत दिशा में, मतलब राइट एंगल फील्ड के प्रवेश करता है। तो बताओ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन, तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा प्रोटॉन पर? अगर चार्ज ऑन प्रोटॉन हमें गिवन है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो फोर्स का सम फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। याद है सबको? नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखना, एकदम रट के जाना फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला तो एकदम याद होना चाहिए, आपको नहीं याद है तो ठीक है। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं इसे, यहाँ से हमें फोर्स निकालना है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी। अब थीटा कितना है, तो थीटा उसने कहा राइट एंगल पर है ना, या फिर इसको कह रहा है लंबवत दिशा में। लंबवत दिशा मतलब थीटा कितना हो गया है ना, थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है T1। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल सा लिख लेंगे क्यू वी बी। देखो मैं सब कुछ आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने पहले कुछ सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व करना। देखो क्यू के लिए कितनी गिवन है, तो 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। देखो वेलोसिटी कितनी गिवन थी, 4 इंटू 10⁻7, ठीक है। और बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है, 5। बस इसका हमारा काम है कैलकुलेट करना, करते अच्छे से। तो ये हो जाएगा 1.6, जो कैसे करते हैं, ये हो गया 1.6 और ये 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 हो गया आपका 20, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 20 और ये हो जाएगा 10⁻−19 और +7 हो जाएगा -12, ठीक है। देखो आपके सामने करो कैलकुलेट। अब 1.6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 32, ठीक है, इंटू 10⁻−12। हमारा इतना तो आ रहा है न्यूटन। अब देखते हैं ऑप्शन चेक करो कहीं आता है, हाँ तो ऑप्शन नजर तो आ रहा है कहीं, लेकिन ए में है 10⁻−13 और बी में है 10⁻−11। तो इसको और सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻−11 न्यूटन, है ना। ये बहुत कंफ्यूजन होने का चांस है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हो जाएगा ये कैलकुलेशन हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, फंस तो नहीं सकते उसमें। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की। बाकी कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, मैंने तो कर दिया, लेकिन आपको खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है, तभी एग्जाम में भी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आता नहीं है, वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वहां पर आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात करते हैं क्वेश्चन 5, लिख रहा है द फेज डिफरेंस, है ना, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। अगर सिर्फ इंडक्टर लगा है तो बताओ उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में कितना कालांतर होता है, यानी कितना फेज डिफरेंस होता है। यानी केवल प्रेरक तत्व मतलब केवल इंडक्टर में प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट में अगर जोड़ते हैं तो धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है, मतलब फेज डिफरेंस पूछा है वोल्टेज और करंट के बीच में, किस केस में हमसे पूछा है, ओनली इंडक्टर के केस में, है ना। इंडक्टर को क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व हम बोलते हैं, है ना। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्राई करेंगे। तो ये इसका देखो, इसका एक होता है फेज डिफरेंस, है ना, इसका बोलते हैं हम लोग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है कि किसी भी इंडक्टर में करंट अगर इस एक्सिस में है तो वोल्टेज क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री आगे चलता है ना, π/2 डिग्री आगे चलता है, मतलब 90 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज, किसके लिए, इंडक्टर के केस में। तो कितना एंगल है यहाँ पर, ये हमसे एंगल पूछता है, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, π/2 मतलब 90 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये इंडक्टर के लिए है, आपको एक चीज बता देता हूँ, और कैपेसिटर के लिए भी याद रख लेना। ठीक है, कैपेसिटर का में क्या होता है, कैपेसिटर में भी अगर आपका बताऊं फेज डायग्राम, तो इसमें करंट भी होगा एक्स एक्सिस में, लेकिन वोल्टेज हो जाता है नीचे, है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर आगे कौन है, यहाँ आगे है करंट, आगे रहता है। तो याद रहेगा यहाँ भी फेज एंगल होगा तो इतना ही π/2 होगा, लेकिन करंट आगे रहेगा, वोल्टेज कहाँ रहेगा, पीछे चलता है ना, करंट आगे चलता है ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है इफ वीजी, वीएक्स एंड वीएम आर द स्पीड ऑफ गामा रे, स्पीड ऑफ एक्स रे एंड स्पीड ऑफ माइक्रोवेव, है ना। गामा रे, एक्स रे और माइक्रो तरंग का निर्वात में चाल मतलब वैक्यूम में चाल का रेशियो क्या होगा, मतलब इनका ऑर्डर क्या होगा, किसकी स्पीड से ज्यादा होती है, तो निर्वात में चाल का क्रमशः अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो याद रखना एक वर्ड, बड़ा अच्छा वर्ड लिख दिया उन्होंने लिख दिया यहाँ पर वैक्यूम। वैक्यूम लिख दिया, काम खत्म, हो गया काम, है ना। वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम होती है ना, याद रखना, स्पीड इज सेम इन वैक्यूम, याद रहेगा, स्पीड इज सेम इन वैक्यूम, वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम रहती है ना, वैक्यूम स्पीड इज सेम इन वैक्यूम फॉर ऑल वेव, है ना, सभी प्रकार के तरंगों के लिए प्रकाश की चाल, है ना, स्पीड, सारी वेव की स्पीड सेम रहती है, कहां पर, वैक्यूम में। चलो तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ से हो जाएगा करेक्ट ए, क्योंकि सबकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है, यहाँ पर वैक्यूम में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की। लेकिन ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर एक्ट, है ना, आपके घरों में आजकल जो वायर आप यूज करते हो, ब्रॉडबैंड यूज करते हैं ना, आजकल वो ऑप्टिकल फाइबर के लगा हुआ है घरों में, इसको हम प्रकाश तंतु बोलते हैं। कहता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो एकदम छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा चीज याद रखना कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर है, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी अगर ये पाइप है, इसमें से जो भी सिग्नल जाता है वो ऐसे जाता है ना, ऐसे इंटरनली क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता रहता है सरफेस से, हर सरफेस पे आएगा फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, और इस टाइप से हमारा सिग्नल क्या होता है, सिग्नल हमारा ट्रेवल करता है आगे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन 2020 में भी आया था, ऑब्जेक्टिव में 19 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो लग रहा है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको बोलते हैं खगोलीय दूरबीन में फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ मतलब दोनों लेंस की फोकस दूरियां कितनी कितनी है, 0.3 मीटर एंड 0.5 मीटर। कितनी कितनी है, 0.3 मीटर और 0.5 मीटर है किसकी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो क्या बताओ, द इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द डिस्टेंस बिटवीन देम, बताओ उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट में उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में याद रखना जो डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल। इसका फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस एफ ई, मतलब कि दोनों फोकल लेंथ को ऐड कर दो, सिंपल सा, सिंपल ऐड कर देना, है ना। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एफ ओ की वैल्यू कितनी है, अब देखो एफ और एफ ई का आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, एफ ओ एफ ई कौन है, यहाँ तो सिंपल ऐड करना है, कोई आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है इसका मैग्निफिकेशन, वो भी मैं बता दूंगा क्वेश्चन, तो आप कैसे करोगे, इसमें कौन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, कौन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है ना। तो याद रखना फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, है ना। ये किस में होता है, ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता है। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमेशा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ देखा जाए तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कौन है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा किसका है, 0.3 मीटर। अब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कौन होगा, कम कौन है यहाँ पर, 0.05। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एफ ओ की वैल्यू होगी 0.3 प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हो जाएगा 0.05, ऐड करो ये हो जाएगा 0.35, है ना, यूनिट लिखना मत भूलना, मीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रहेगा किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, किसकी फोकल लेंथ कम होती है, ये। अगर आपसे पूछा जाता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आया नहीं है, इस बार आने के चांसेस है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, बताओ कि अगर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, यानी दो लेंस लगे हैं दोनों आईपीस और ऑब्जेक्टिव का, अगर फोकल लेंथ गिवन है तो बता दो उसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ ओ बाई एफ ई, है ना। तो अगर हमसे मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो क्या लिखते हैं, एफ ओ बाई एफ ई। एफ ओ के लिए कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 0.3 और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना रहता है 0.05, है ना। इसको भी चाहे तो आप सॉल्व कर लेते तो ये आ जाता 30/5, सॉल्व करने पर आता और ये वैल्यू आती 6। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख के चले जाना अच्छे से, है ना। ये भी फॉर्मूला आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, भूलना नहीं है ना। ऊपर एफ होता है, नीचे एफ होता है, और एफ हमेशा एफ से ज्यादा होता है। बात समझ आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की। देखना विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमेना, है ना, इनमें से कौन सा एक फिनोमेना था, यानी कौन सी घटना थी जो शो करता था कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, मतलब लाइट लाइक एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये कौन सी घटना थी जो दर्शाती थी कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है ना, ट्रांसवर्स वेव। इसे पढ़ते हम, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सब बता दो, तुम मतलब बता दो। ये क्वेश्चन है आपका वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर का। कौन सा वेव ऑप्टिक्स को बोलते हैं हम लोग, वेव ऑप्टिक्स, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी, प्रकाशिकी कुछ बोलते हैं इसे, है ना, तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं चैप्टर का। तो क्या कौन सी ऐसा था जो मैंने बताया था कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है, इस फॉर्म में, है ना, ये लाइट ऐसे चलता है, ये इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो बताओ जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बता दो कि कौन सी घटना थी जो बताते थे कि ये एक ट्रांसवर्स वेव है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन या फिर इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रतिव्यतिकरण। तो इसमें जो घटना थी वो घटना थी हमारी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट थी जो बताता था कि लाइट कैसा है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव का नेचर है। हम क्या पढ़ते होंगे, एक होता था उसमें पोलराइजर, है ना। पोलराइजर क्या होता है, उसमें से एक स्पेस फिक्स डायरेक्शन में ही अगर कोई वेव आएगी तो उसमें से ये क्रॉस कर पाएगा, इसे बोलते थे हम लोग पोलराइजर। और ये कौन सी घटना है, यानी
पोलराइजेशन ऑफ लाइट ही शो करता है कि लाइट कैसा है, एक ट्रांसवर्स वेव है, मतलब एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद हो गया। क्वेश्चन बात करते हैं अब हम 9 की। बड़ा सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद करके जाना। इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना, अभी मेरे साथ लगे रहो, शुरू से एंड तक मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, है ना। इससे बाहर क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत डिटेल्स में पढ़ाया था, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए हैं। आप भी हमारे साथ लगे रहोगे तो आपको कोई कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं यहाँ से, ठीक है। बाकी मैं सब बता दे रहा हूँ अच्छे से। क्वेश्चन 10 कह रहा है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ बोथ इंटेंसिटी, किसी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आर डबल, दोनों को हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो बताओ सैचुरेशन फोटो करंट कितना हो जाएगा, और फोटो करंट कितना हो जाएगा। तो मैंने जब आपको इस चैप्टर का रिवीजन कराया था सेमीकंडक्टर में, नहीं मैंने आपको कराया था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, अभी जाके मेरा 2-3 दिन पहले का वीडियो देख लेना, वहां मैंने इसका सारे का ग्राफ बताए थे। वहां पर बताया था कि जो फोटो करंट होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, करंट। तो जो फोटो करंट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, है ना। इसका मैंने ग्राफ भी बनाया था कि अगर ये हमारे पास हो जाएगा फोटो करंट, है ना, और नीचे हो गई अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी फोटो करंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ये ग्राफ याद है, देख लेना मेरे पास जाके ग्राफ, मैंने ये कराया था ग्राफ में, कहा था ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ये ग्राफ का ही क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे करंट फोटो करंट डिपेंड नहीं करता है, याद रहेगा। यानी जो होगा करंट है, यानी जो फोटो करंट इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है वो डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, है ना। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता है। जो विद्युत होगा यानी जो धारा होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, उसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है। याद रहेगा, करंट मतलब धारा डिपेंड करेगी किस पे, इंटेंसिटी पे। करंट डिपेंड किस पे नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम क्या बढ़ा रहे हैं, हमने कहा इंटेंसिटी बढ़ा दिया और हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, तो बताओ करंट कितना बढ़ेगा। तो बस बात है, इंटेंसिटी बढ़ेगा डबल तो करंट भी कितना हो जाएगा, डबल। क्यों, क्योंकि करंट क्या है, डिपेंड करती है तीव्रता पे। तो इंटेंसिटी डबल होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर डी, जस्ट डबल होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी के डबल होने से, ट्रिपल होने से करंट को कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी डबल ट्रिपल होने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से निकल रहे हैं इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, बस उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई नहीं, बस याद रखना कि इंटेंसिटी अगर डबल करते हो तो करंट भी डबल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है इस पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। ये एटम चैप्टर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा मैं इसका एक शॉर्ट रिवीजन करा दूंगा, आपको बता दूंगा कि चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। कह विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन इज विजिबल रीजन इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। इसका आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें हाइड्रोजन के, तो उसमें कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि विजिबल रीजन में लाई करता है ना। आपने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा है तो बता दो, आप पढ़ लेना, मैं इसका एक शॉर्ट रिवीजन भी करा दूंगा। अगर आप यस बोलोगे, अगर आपने कमेंट में यस करोगे तो मैं देखकर आपको ये चैप्टर का भी रिवीजन करा दूंगा, एटम चैप्टर का पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो मैं करा दूंगा। तो उसमें बहुत सारे सीरीज बनती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, है ना, ब्रैकेट सीरीज। तो कह रहा है इसमें से जो कौन सी सीरीज है जो कि विजिबल रीजन में लाई कर जाती है ना, विजिबल रीजन में लाई कर जाती है। नहीं याद है तो जिनको याद है वो कमेंट में बताओ, नहीं याद है वो बताता हूँ। देखो ये ग्राफ याद रखना, यहाँ पर देखो, है ना। जो लाइमन सीरीज है वो लाई किस पे करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। याद आ गया, ये किस में राइज करेगा, ये राइज करेगा अल्ट्रावायलेट रीजन में, लाइमन सीरीज। बामर सीरीज होता है जो लाई करता है हमारा किस पर, विजिबल रीजन में। तो हमसे पूछा भी है विजिबल रीजन, तो किसमें होगा ये, बामर सीरीज में लाई करेगा विजिबल रीजन। मतलब हम सिर्फ बामर सीरीज लाइट को ही हम देख सकते हैं, बाकी जो लाइमन सीरीज की लाइट निकलती है ना, जो स्पेक्ट्रम निकलती है उसको हम देख नहीं सकते हैं। उसके अलावा जो और कुछ बच जाएंगे, बाकी जो बच गया सब लाई करता है इंफ्रारेड में, पाचन भी इंफ्रारेड में, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में, और पीफंड भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रहेगा, ये सब भी है, लेकिन हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, हमसे पूछा था विजिबल रीजन ही बार बार पूछा जाता है, या पूछा जाता है लाइमन सीरीज के बारे में।
तो यहाँ पर आपको दोनों याद होना चाहिए। तो बार्मर सीरीज किस पे लाई करता है? विजिबल रीजन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। ठीक है, देखो बात समझ आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखना है ना, जो उन्होंने वीडियो देखा ना कमेंट जरूर लिखो कि हाँ सर समझ आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी है जरूर लिखो, लेकिन कमेंट जरूर करो ताकि हमें पता चले ना आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलो बात करते हैं क्वेश्चन में 12 कह रहा है इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखो ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था, फिर 19 में पूछा है फिर से, मतलब 19 में जो आया था वो 20 में भी बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना कितना जरूरी है। देख लो कितना क्वेश्चन जाके देखना 20 का और या 19 का मेरा वीडियो देखना, ये क्वेश्चन वहां भी आया था यहाँ भी आया है, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं बार बार। तो लास्ट ईयर के सीरीज को भी क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। मैं लास्ट ईयर 2022 का भी जो इस साल एग्जाम हुआ था है ना आपके मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसका मैं वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? तो देखो जो रेडियस होता है ना आर एन, वो इक्वल टू होता है एन स्क्वायर इंटू R1, है ना, ये होता है फॉर्मूला। मैंने कहा था ये फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला बड़े काम की चीज है ये फॉर्मूला, और इसी पे ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इससे बाहर जाते ही नहीं है। तो पूछ रहा है सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना है 5.3, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू गिवन है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमसे पूछा क्या है सेकंड ऑर्बिट के लिए, मतलब हमसे R2 पूछा है, तो R2 के लिए कितनी हो जाएगी एन स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू R1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, R1 के लिए कितनी गिवन है 5.3 इंटू 10⁻11, इसको मल्टीप्लाई करना इतना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 21.3 इंटू 10⁻11। अब कहीं तो ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है ना, 21.2 तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इसको और कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी में कुछ ऐसा नंबर तो नजर आ रहा है। हाँ इसको रीअरेंज करें तो क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2.12 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, और इसको हम लिखते हैं 10⁻10 मीटर को लिखते हैं एंगस्ट्रॉम, यानी 2.12 हो जाएगा ये एंगस्ट्रॉम, है ना, याद रखना 10⁻10 मीटर को हम लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, है ना, फॉर्मूला भी याद रखना ये लो फॉर्मूला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ गई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना इस ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, तो वो रेडियस वाले ही पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बाकी ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर लोगे, है ना। एन क्या होता है, उस ऑर्बिट का नंबर होता है, एन क्या होता है, एंड होता है ऑर्बिट नंबर, किस ऑर्बिट के बारे में हमसे पूछा जाएगा, यानी किस कक्षा के बारे में हमसे पूछा जाएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 3 क्वेश्चन और बचे जल्दी बताते हैं। लिखा विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब कौन सी जो रे इसमें से रे है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो समझना ऑप्शन गिवन है, एक अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे और कैथोड रे। जिनको आता है कमेंट में लिखो, नहीं आता है हम बताते हैं इसको से ना। देखो अल्फा और बीटा रे क्या है, अल्फा और बीटा रे है जो डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। डिफ्लेक्ट होगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी, है ना, अगर कोई अपने पाथ से अगर डिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। अगर आपको अपने सक्सेस पाना है तो आपको कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए आपके लाइफ में, है ना। अगर आपका डेविएशन होगा लाइफ में तो आप अपने आपका जो भी टारगेट है आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ भी कुछ यही चीज कहता है कि मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, तो जो अपने पास से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अपने पास से डिफ्लेक्ट कौन नहीं होगा, जो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रल है यहाँ पर गामा रे। कौन न्यूट्रल होता है, गामा रे क्या होता है, गामा रे न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है मतलब ये अपने पाथ से कभी भी विचलित नहीं होगा, मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है गामा की पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, बाकी ऑर्डर याद रख लेना, सबसे कम होता है अल्फा का, उससे ज्यादा होता है बीटा का, तब होता है एक्सरे का, और सबसे ज्यादा होता है गामा रे का। ये ऑर्डर याद रख लेना, पेनिट्रेटिंग पावर का ये ऑर्डर है ना, ये पेनिट्रेटिंग पावर का भी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा हमारा गामा का, उससे कम होगा एक्सरे का, और उससे कम होगा बीटा का, और सबसे कम होता है हमारा अल्फा रे का। अल्फा रे का सबसे कम होता है पेनिट्रेटिंग पावर, याद रहेगा। ये ऑर्डर भी आपसे पूछा सकता है, तो ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 कह रहा है व्हेन इंडियम इज डोप्ड, है ना, इंडियम इज डोप्ड
चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर, वीडियो जाकर मेरा देख लेना अच्छे से। क्या इंडियम इज डोप्ड इन सिलिकॉन एज इम्प्योरिटी, द रिजल्टिंग मटेरियल क्या बन जाएगा? तो इंडियम किस टाइप का मटेरियल है? इंडियम है ना, इंडियम। इंडियम कैसा है? इंडियम एक आपका कैसा एटम है? एक ट्राईवैलेंट एटम है ना। और ट्राईवैलेंट एटम ऐड करने पर क्या करता है? ये क्या करेगा? ट्राईवैलेंट एटम को जब भी आप मिक्सअप करोगे सिलिकॉन जैसे एलिमेंट में तो क्या बन जाता है? वो उसमें एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट कर देता है। होल्स मतलब ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, है ना। तो ट्राइवेलेंट से क्या बनता है? ट्राइवेलेंट से बनता है हमेशा पी टाइप। याद रहेगा अच्छा से, ऐसे याद रखना कि ट्राइवेलेंट एटम रहेगा तो बन जाएगा पी टाइप। और अगर पेंटावेलेंट रहा, है ना, अगर पेंटावेलेंट एटम को ऐड करोगे किसी भी सिलिकॉन में तो किस टाइप का वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा। तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल याद करते हैं, इंडियम होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है। इसमें याद रख लो फास्फोरस, ठीक है, याद रहेगा फास्फोरस होता है इसमें। बात करते हैं क्वेश्चन में हम लास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? करेक्ट ऑप्शन होगा ना इंडियम, है ना। क्या बन जाएगा? पी टाइप सेमी कंडक्टर। याद रखना, कंडक्टर नहीं, पी टाइप सेमी कंडक्टर, कंफ्यूज कर जाओगे। पी टाइप सेमी कंडक्टर, कंडक्टर तो होता नहीं पी टाइप, है ना। पी टाइप एन टाइप सिर्फ सेमी कंडक्टर ही होते हैं। तो ये सेमी कंडक्टर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। गलती से सी मत कर देना किसी ने। और आज का आता है लास्ट क्वेश्चन, लिख रहा है फोटो डायोड फंक्शन इज, है ना। अब ये क्वेश्चन आजकल कम आते हैं क्योंकि ये बहुत कुछ सिलेबस से हमारे रिमूव हो चुका है, तो अब ये भी कम क्वेश्चन आते हैं। वैसे याद रखना, इसका भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन चीजें किस किस पे वर्क करता है ना। कमेंट में लिख देना, जो आपके क्वेश्चन हो कमेंट में हमें समय लिख दो, वो क्वेश्चन का वीडियो हम बना देंगे जल्दी, ठीक है। कह रहा है फोटो डायोड फंक्शन करता है किस कंडीशन में वर्क करता है? अगर बायस दिशा में, मतलब फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, यानी या फिर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में, या फिर इनमें से किसी नहीं। तो फोटो डायोड हो इसका यूज करते हैं, लाइट डिटेक्टर का यूज करते हैं। फोटो डायोड का यूज होता है कि लाइट से, है ना, लाइट से हम करंट जनरेट करें। जैसे फोटो डायोड का एग्जांपल आपका सोलर सेल, है ना। ये क्या करता है? ये लाइट जो सन लाइट रहती है उसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं लाइट से। करंट जो काम करता है हमारा सोलर सेल। तो कह रहा है ये किस दिशा में, यानी ये किस फंक्शन कैसे फर्क करता है? फॉरवर्ड दिशा बायस में या फिर रिवर्स बायस में? तो ये होता है हमेशा किस में? रिवर्स बायस में। याद रखना, रिवर्स बायस में ये वर्क करता है हमेशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अगर ये पूछा जाए या फिर आपसे सोलर सेल के बारे में पूछा जाए कि सोलर सेल भी किस में वर्क करता है, तो ये भी हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, मतलब पश्च बायस की स्थिति में ही वर्क करता है। बात समझ आ गई? ये था हमारा 2019 का 70 क्वेश्चन। तो जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहे कि एक बार आके हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा दो, ताकि अब एग्जाम आ गया है, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दबाने पर ही तुरंत मिल जाएगा अगर कोई जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपके एग्जाम से रिलेटेड। बाकी अब इस वीडियो में जल्दी से, इस वीडियो में सब कुछ अपलोड होगा, केमिस्ट्री भी, मैथ भी करने वाले हैं हम, इंग्लिश कोर भी करने वाले हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी का भी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होगा। बाकी टीचर से बात हो चुकी है, टीचर भी आकर जल्दी से यहाँ पर सारे वीडियो आपके अपलोड कर देंगे, प्रीवियस करके क्वेश्चन वो सॉल्व कर देंगे। बाकी सारा वीडियो आप जाकर हमारा पुराना वीडियो देख लो, प्रीवियस करके क्वेश्चन देख लो, वहाँ पर सब कुछ सॉल्यूशन है विद डिटेल्ड इन हिंदी में भी। बाकी लोग जो नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मिल जाएगा आपको सारी वीडियो का लिंक्स और सारा PDF यहाँ मिल जाता है टेलीग्राम पर, ठीक है। बाकी हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर से जरूर फॉलो करें, ठीक है।